हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल। हमारे एग्रीकल्चर दुनिया में आप सबके लिए आज चैप्टर 4 के क्वेश्चन लाए हैं। लेकिन चैप्टर 4 एक बहुत बड़ी चैप्टर है और इसमें पढ़ना बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए मुझे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं वो मैंने लाया है, क्योंकि आपको 18 में से 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं और उधर शायद 6 में से 3 ऐसे ही बनाने होते कुछ। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फसल के लिए जल की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं। फसल के लिए जल की आवश्यकता। जल ही पौधे का जीवन है। पौधे के जीवन में जल की निम्नलिखित भूमिका है। पौधे का शरीर का लगभग 70% भाग जल है। प्रारंभ में जल की आवश्यकता बीज को फुलाकर बीज की बाहरी आवरण को कमजोर करना, ताकि नवविकसित पौधे बीज के उस आवरण को भेदकर बाहर निकल आए। तो सबसे पहले ये है कि पौधे का जो शरीर होता है ना, वो 70% किससे? जल से बना होता है। उसके बाद है कि जल की आवश्यकता बीज को फुलाने के लिए होती है, जिससे उसकी ऊपरी जो कवर होती है बीज की, वो मुलायम हो जाती है और उसकी जो बीज पौधा होता है वो बीज के आवरण को आसानी से छेद कर बाहर निकल जा सके, ठीक है। अब है, जल मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों को घुलाता है, ठीक है। अब पोषक तत्व यानी हम कुछ भी डालते हैं, जैसे कि कोई भी फर्टिलाइज़र, जैसे कि ये पोटासियम, फिर पोटासियम जो भी खाद उर्वरक है उसको हम डालते हैं, तो वो कैसे पौधा खाता तो नहीं है, उसको जल के द्वारा वो पोषक तत्व को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इसके बिना पोषक तत्व पौधे के शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकते। वही कहा गया है कि जल के द्वारा ही पोषक तत्व तो पौधे के शरीर में वो अवशोषित करता है। अगर जल ना रहे तो पोषक तत्व को पौधे अवशोषित नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ये था कि पौधे का शरीर लगभग 70% जल से बना है। उसके बाद है, प्रारंभ में वो जल जो होता है वो बीज के बाहरी परत को फुला देता है, जिससे पौधा आसानी से बीज के आवरण को भेद कर बाहर निकल आता है। तीसरा ये है कि जल मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व को घुलाने का काम करती है, जिससे पौधे पोषक तत्व को ग्रहण कर पाते हैं। अगर जल नहीं रहे तो पौधे पोषक तत्व को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब है, शरीर के अंतर्गत विभिन्न आवश्यक अवयव, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण अथवा एमिनो एसिड संयोग होता है, जिससे पौधे के शरीर का निर्माण होता है। अब ये कह रहा है कि शरीर यानी पौधे के शरीर में जो पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी उसको जल की यूज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करता है, जिससे वो अपना भोजन बनाता है, के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण अथवा एमिनो एसिड संयोजन करता है, ठीक है, जिससे पौधे के शरीर का निर्माण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए भी जल की यूज होती है। फर्स्ट ये था कि पौधे के शरीर से लगभग 70% किससे? जल से बना है। सेकंड ये था कि प्रारंभ में जल जो मिट्टी बीज होती है उसकी आवरण को फुलाकर मुलायम कर देता है, जिससे पौधा आसानी से निकल पाते। तीसरा ये था कि जल जो होता है, जल के द्वारा ही पोषक तत्व को पौधे ग्रहण करते हैं। अगर जल ना रहे तो पोषक तत्व को पौधे ग्रहण नहीं कर पाएगा। उसके बाद था कि प्रकाश संश्लेषण यानी पौधे अपने भोजन बनाने के लिए भी जल का यूज करते हैं। अब ये है, पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की उपलब्धता का स्रोत जल एवं वायु ही है, जिससे पौधे का शरीर निर्मित होता है। यानी पौधे की वृद्धि यानी पौधे की ग्रोथ के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो होते हैं उसके लिए, जिससे पौधे का शरीर का निर्माण होता है, उसके लिए क्या? जल की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम सबसे पहले ये पढ़े कि पौधे के शरीर 70% भाग जल से बना है। उसके बाद वो बीज को फुला देता है, जिससे वो बीज के पौधे निकल जाते हैं। उसके बाद पोषक तत्व को आसानी से ग्रहण कर लेता है। उसके बाद है, शरीर के अंतर्गत विभिन्न यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं कार्बन
डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये वायु, ये सब वायु और जल के द्वारा ही होता है। अब है जल मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व को घुलाता है जिससे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता ज्ञान, तब पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक जिनसे पौधे का निर्माण होता है। पौधे मिट्टी से जितना जल ग्रहण करता है उसका 99% वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियों के रंध्रों से निकालकर वायुमंडल में प्रवेश करता है। केवल जल का 1% भाग पौधे के शरीर में रह तथा सारी जटिल संरचना विघटन प्रक्रिया की पूर्ति में सहायक सिद्ध होता है। अब ये बोल रहा है कि पौधे मिट्टी से जितना जल ग्रहण करता है, पौधे मिट्टी से जितना जल ग्रहण करता है उसका 99% जो जल होता है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वो वायुमंडल में छोड़ देता है, जो बादल बन के हमें वर्षा कराती है। ठीक है। अब है जल के अभाव में पौधे सूखकर अंततः मृत हो जाते हैं। अब जल देखो, पौधे का शरीर खुद ही 70% से बना है, अगर जल ना रहे तो पौधे मृत ही हो, यानी मर ही ना जाएंगे। ठीक है। अब इसकी हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि पौधे का शरीर 70% जल से बना है। फिर है कि प्रारंभ में जल यानी बीज जो होती है तो उसकी ऊपरी आवरण को पतला कर देता है और जिससे पौधे आसानी से बाहर निकल पाते हैं। उसके बाद है कि प्रारंभ में जल की आवश्यकता बीज को फुलाने की, वही फिर जल मृदा की उपलब्ध पोषक तत्व को घुलाता है और फिर ये पौधे उसे ग्रहण कर लेते हैं। अगर जल न रहे तो पोषक तत्व तो नहीं घुलेंगे। शरीर के अंतराल यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। फिर कार्बन, नाइट्रोजन आदि के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। हाँ, जल की आवश्यकता पौधे मिट्टी से जितना जल लेता है उसका 99% वाष्पोत्सर्जन के द्वारा छोड़ देता है। तो 99% वही बादल बन के हमारे वर्षा के रूप में बरस जाते हैं, तब ना वर्षा होती है। ठीक है। और फिर 1% ही जल का वो अपने यूज करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में। फिर जल के अभाव में पौधे सूख जाएंगे। ठीक है। तो ये हम पढ़ लिए, यानी फसल के लिए जल की आवश्यकता क्यों होती है हम जान लिए। अब है धान की क्रांति अवस्था। ये क्रिटिकल स्टेज जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर या जेट या किसी भी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें बहुत ये क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्रिटिकल स्टेज से क्वेश्चन आते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप पढ़ लीजिए, ये 12th में पूछे या ना पूछे पर आगे तो पूछिएगा ही। ठीक है। सबसे पहले क्रिटिकल स्टेज होती क्या है ये बता रहे, यानी क्रिटिकल स्टेज यानी इसकी जो क्रिटिकल स्टेज यानी कि क्रांति अवस्था जो होती है वो होती क्या है। तो पौधे अपने जीवन काल में कुछ क्रांतिक अवस्था से गुजरते हैं जब उन्हें अतिरिक्त नमी एवं पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यदि इन क्रांति अवस्था में नमी की कमी हुई तो उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसकी पूर्ति बाद में नहीं हो सकती। इस क्रांति अवस्था में पौधे या तो अपने प्रजनक काल में प्रवेश करते हैं या उनमें परागण होता है या दोनों बढ़ाव होता है। दाने में विभिन्न फसलों की ये अवस्था अलग अलग होती। ठीक है। ये बोल रहा है कि क्रांति अवस्था उस स्टेज को कहते हैं जब पौधे को पोषक तत्व एवं नमी की जरूरत होती है। अगर उस अवस्था में पौधे को पोषक तत्व, नमी यानी कि उसको इरिगेशन यानी कि सिंचाई ना की जाए तो पौधे की उपज में बहुत कमी आ जाएगी। ठीक है। और हर एक फसल की क्रिटिकल स्टेज यानी कि क्रांति अवस्था अलग अलग होती है। तो हमें ये पूछ रहा था कि धान की क्रांति अवस्था, धान की क्रांति अवस्था तो बालियों के निर्माण का प्रारंभ यानी उसके बाली का निर्माण होता है वो और पुष्पन। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया चावल यानी कि हमारी राइस। आप इसका क्रिटिकल स्टेज देखेंगे तो वुडिंग स्टेज यानी बाली के निर्माण की स्टेज। यहाँ पे देख सकते हो कि ये बाली जो है सो वो निकल गई है, पेंसिल वही स्टेज। फिर फ्लोरिंग स्टेज यानी पुष्पन अवस्था, फ्लोरिंग स्टेज। ठीक है। यानी धान की 3 अवस्था होती है, एक बूटिंग अवस्था, फिर पेंसिल स्टेज और फिर ये फ्लोरिंग स्टेज। ठीक है। यहाँ पे यही इसका मतलब धान का फ्लोरिंग स्टेज जो होता है वो ऐसे ही होता है, फूल उसके ऐसे ही निकलते हैं। ठीक है। अब है गेहूं की क्रांति अवस्था।
गेहूं की क्रांति अवस्था, तो इसकी है शीर्ष जड़ निकलने की अवस्था, तने में जुड़ाव की अवस्था एवं दानों में दूध की अवस्था। ठीक है, वैसे गेहूं में 6 क्रिटिकल स्टेज होती है, यानी वीट गेहूं तो ये हो गया को तो जानते हैं। अब है ग्राउंड रूट, ये CRI, ये जो होती है, ये जड़ जब बनते हैं ना उस टाइम इसको जड़ मतलब पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जड़ जब बन रहे होते हैं, क्रिटिकल स्टेज CRI बस यानी शीर्ष जड़ अवस्था। ठीक है, फिर टिलरिंग, यानी ऐसे इसकी सेकेंड स्टेज जो होती है वो यही होती है। थर्ड, ये ज्वाइंटिंग, जब इसके जो दाने होते हैं वो ज्वाइंट यहाँ पे से आप देख सकते हो ज्वाइंट हो रही है, तो वहाँ उस स्थिति में भी जल की बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत होती है। फ्लावरिंग, अब उसका भी फ्लावरिंग था और इसका भी फ्लावरिंग है, तो ये फ्लावरिंग स्टेज में भी इन्हें जल की आवश्यकता होती है। फिर मिल्किंग, यानी कि जब दाने तो निकल जाते हैं पर दाने में ना दूध आ जाता है। ठीक है, मिल्किंग, उस स्टेज में भी उनको जल यानी सिंचाई की अवस्था है। डफ, तो इसमें क्या होते हैं, जो यहाँ पे जो दाने थे तो उसको मतलब उसको दबाने पे इसमें से दूध जैसे वाइट कलर के लिक्विड निकलते थे। ठीक है, पर यहाँ पे डफ में जो होता है कि वो अंदर के जो दूध होते हैं ना वो ठोस हो जाते हैं, यानी कि कठोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके 6 वीट के 6 ये होते हैं क्रिटिकल स्टेज, तो ग्राउंड रूट, और फिर ये टिलरिंग, फिर ज्वाइंटिंग, फिर फ्लावरिंग, फिर मिल्किंग और फिर डफ। अब है गेहूं की तो देख ली, अब है मक्का की क्रांति अवस्था, यानी मक्के की क्या है क्रांति अवस्था, तो मक्के का है तीव्रतम वनस्पतिक वृद्धि की अवस्था एवं धनवाल निकलने की अवस्था। ठीक है, ये मेस, ये हो गया हमारा प्यारा सा क्यूट सा मक्का। हाँ, और ये टेसलिंग जो देखो, मक्का एक ऐसा पौधा होता है जिसकी ना मतलब फीमेल और मेल पार्ट दोनों एक ही पौधे पे होती है। ठीक है, तो ऊपर से ये टेसलिंग होता है, ये नर मतलब मेल से निकलता है। ठीक है, और ये सिल्किंग, ये धनवाल जो निकलने की अवस्था होती है ना फीमेल से होती है। ये जो हो रही है ये जो निकली हुई है ऐसे, सो ये सिल्किंग, इसको भी सिल्किंग कहते हैं, धनवाल कहते हैं। तो ये किससे ये फीमेल से निकलती, ये मेल से निकल रही है, यानी एक ही पौधा पे मेल और फीमेल दोनों रहते हैं, तो ये मेल से निकलते हैं टेसलिंग, और ये फीमेल से टेसलिंग निकलते हैं। यानी इसकी मेज की 2 क्रिटिकल स्टेज होती है, एक टेसलिंग और एक सिल्किंग, यानी एक धनवाल वनस्पतिक वृद्धि, और इसका एक होता है ये टेसलिंग निकलने के वक्त, और दूसरा होता है धनवाल यानी सिल्किंग निकलने वक्त। ठीक है, मक्का होगी। अब है मूंगफली की क्रांति अवस्था, मूंगफली यानी ग्राउंड नट, तो ग्राउंड नट का है पुष्प यानी फ्लावरिंग, फिर पिगिंग, फलियों के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना ग्राउंड नट यानी बादाम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये फ्लावरिंग यानी ग्राउंड नट की जो फ्लावर होती है ये यही पीली कलर की होती है, फ्लावरिंग। अब है पिगिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो जड़ है यानी रूट जो है सो मिट्टी में जा रहा है। ठीक है, मिट्टी में यहाँ पे भी देख सकते हो कि मिट्टी में ये जा रहे हैं। ठीक है, पिगिंग। अब है पोर्ड फ्लिंग, तो इसमें क्या होता है कि इसमें बनते हैं, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे बना है ना, ये उसका पौधा हो गया और यहाँ पे ये बना है। ठीक है, इसकी यही होती है कि ग्राउंड नट की फ्लोरिंग होती है, पिगिंग होती है, और ये निर्माण यानी उसके फल बनने के पैकिंग
या जो हो सकता है, ठीक है। मूंगफली। अब है आलू की क्रांति अवस्था। आलू की, तो आलू के कंदों के निर्माण का प्रारंभ से लेकर कंदों के पूर्ण बढ़वाव तक, यानी इसकी मतलब इसकी जो कोई निर्माण मतलब पोटैटो, इसको जब हम बुआई के न कंदों के निर्माण से लेकर जब तक हम इसको उखाड़ ना ले, यानी इसकी हार्वेस्टिंग ना हो जाए, तब तक की इसकी क्रांति के स्टेज ही रहती है। ये आलू उसकी रूट हो गई, यहाँ पे आप देख रहे हो पोटैटो रूट हो गई। मूंगफली हो गई। अब है प्याज की क्रांति अवस्था, ठीक है। तो प्याज की क्रांति अवस्था क्या है? बल्ब बनने की शुरुआत से लेके पूर्ण आकार लेने तक। वो आलू में भी था और इसमें भी यही है। तो ओनियन के वही हम जब तक इसका बुआई के तब से लेके इसकी मतलब इसकी वृद्धि, यानी कि जब तक ये परिपक्व ना हो जाए, बन ना जाए, तब तक इसकी पूरी ना यही रहती है। क्या रहती है? तो क्रिटिकल स्टेज, यानी कि क्रांति अवस्था ही रहती। अब है अरहर, चना, मूंग, उड़द की क्रांति अवस्था। तो अरहर, चना, मूंग, उड़द की क्रांति अवस्था में 50% पुष्पन एवं फली निर्माण, यानी 50-50% है। तो यहाँ पे ग्रीन ग्राम, यहाँ पे देख सकते हो आप, ग्रीन ग्राम यानी हरा मूंग और यहाँ ब्लैक मूंग, ठीक है, दिया गया है। तो फ्लोवरिंग यानी ग्रीन ग्राम और ये हो गया ग्रीन ग्राम का, ये ब्लैक ग्राम का, दोनों का फ्लोरिंग ही होता है। एक होगा वही पैकिंग यानी पोड फॉर्मेशन, तो वही उसके बनने के समय में, ठीक है। अब है रेड ग्राम, रेड ग्राम और ये है सोयाबीन, ठीक है। फिर रेड ग्राम के भी फ्लोरिंग होते हैं। तो रेड ग्राम के फूल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, और ये हो गया सोयाबीन, तो सोयाबीन के फूल ऐसे होते हैं, तो इसके भी फ्लोरिंग ही होते हैं, ठीक है। और फिर इसके रेड ग्राम के भी आपके यही उसके पैकिंग यानी फली निर्माण जो होता है पोड, और फिर इसके सोयाबीन के भी ऐसे, हम लोग जो सोयाबीन कहते हैं वैसे सोयाबीन ना तिलहनी में यूज़ किया जाता है, उसमें प्रोटीन बहुत मात्रा में होती है। और वही सोयाबीन का जब फॉर्चून जो होता है वो सोयाबीन से बनता है, वही फॉर्चून जब बना के और उसके क्या कहते हैं उसका वो बच जाता है ना, मतलब उसको तेल निकालने के बाद जो बच जाता है तो उसी को सुखा के सोयाबीन बना दिया जाता है, जो हम सब्जी में खाते हैं। वैसे सोयाबीन यही होते हैं ऐसे फली वाले। और पैकेट में जो फॉर्चून निकाल के वो फॉर्चून का भी आता है वही। ये सोरघम, ठीक है। ज्वार, तो ज्वार का भी क्रिटिकल स्टेज देख लेते हैं। तो ये सीडलिंग यानी इसको ये कुछ सेंटीमीटर मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर का जब होता है तो इसको क्रिटिकल स्टेज मतलब होता है इसका। ये फ्लोरिंग, फिर ये जब फूलते हैं, ठीक है, फ्लोवरिंग। और फिर बाजरा ये है, ठीक है, यही है बाजरा। बाजरा का भी फ्लोरिंग ही होता है। तो बाजरा के ये ऐसे फूल निकले और उसका फ्लोरिंग ऐसे दाने में एक एक करके देख रहे हैं हो रहा है। अब है पेंसिल, फिर बाजरा में वही उसके जो जड़ होते हैं मतलब वनस्पति की जो वृद्धि हो रही है वही होता है। अब है सिंचाई की चेक मशीन को लिखे। सिंचाई की चेक मशीन, ठीक है, चेक मशीन देखिए, सबसे पहले ये होती है कि सिंचाई कहते किसको है, मतलब हम किसको सिंचाई या इरिगेशन बोल सकते हैं। तो जब हम अपने पौधे को कृत्रिम रूप से, यानी कि कृत्रिम जिसको आदमी ने बनाया, इंसान ने बनाया है, या किसी मतलब खुद से, मान लीजिए कृत्रिम रूप से अगर जल हम उसको देते हैं पौधे को, तो उसको हम ये सिंचाई कह देते हैं। पर जब वर्षा के द्वारा जो पौधे को मतलब जल मिलता है तो उसको हम सिंचाई नहीं कह सकते, ठीक है। अब है चेक मशीन विधि, ठीक है। तो यह सिंचाई की सबसे ज़्यादा मतलब प्रचलित विधि है, जिन फसलों में के पौधे अपेक्षाकृत पास
लगने वाले होते हैं, जैसे कि गेहूं, बाजरा, मुंडवा, सरसों, मूंगफली, मूंग, उड़द इत्यादि। उनमें यह विधि ज़्यादातर अपनाई जाती है। इस विधि में पूरे खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर उनकी क्रमिक सिंचाई की जाती है, ताकि खेत का संपूर्ण भाग समान रूप से सिंचित हो और कहीं जल का जमाव नहीं हो। ठीक है, इसमें होता यूं है कि जैसे ये खेत है, ठीक है, पूरे खेत है, तो इसमें खेत को ना छोटे छोटे भागों में ना बांट दिया जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई सिंचाई वाला यंत्र है, ठीक है, तो पहले हम ना ये वाला सिंचाई कर लेते हैं, ये वाला, उसके बाद फिर इसके बाद ना ये सिंचाई कर ले, यानी एक के बाद, यानी खेतों को ना छोटे भाग में बांट कर एक के बाद, यानी क्रमिक रूप से सिंचाई किया जाता है। इसके क्रमिक के मतलब इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, 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 ठीक है, उसके बाद ये। ठीक है, और फिर मतलब ऐसे बांट दिया गया, क्रमिक रूप से सिंचाई की जाती है। उसके बाद है सिंचाई की जाती है, और फिर कौन, हाँ, और फिर इन टुकड़ों में जल का प्रभाव, तो ये विधि मिट्टी की बालू से जाता है जो टुकड़ों की। इस विधि में श्रमिकों की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। निकाय गुड़ाई के बाद नालियों एवं मेड़ों की हल्की मरम्मत करनी होती है। यह विधि समतल भूमि के लिए ज्यादा। अब हमारी भूमि समतल रहेगी, यानी समतल, यानी कहीं उबड़ खाबड़ नहीं रहेगी, तब ठीक रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करके गड्ढा है, तो अगर हम यहाँ पे सिंचाई करें ऐसे करके यहाँ पे, तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे नहीं आएगा पानी। और फिर ऐसे यहाँ, इसीलिए इसमें कहा गया है कि समतल भूमि होनी चाहिए, और फिर हम भूमि समतल होनी चाहिए, और फिर निकाय गुड़ाई मतलब करनी चाहिए, जिससे हल्की, और निकाय गुड़ाई करते समय ना इसकी मेड़ों की जो होती है उसकी मरम्मत, यानी कि बॉर्डर उसकी होती है, उसकी बढ़िया सी मरम्मत कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब हो गया हमारे चेक बेसिन। चेक बेसिन समझ गए, वही होता है चेक बेसिन में जो एक यानी खेत को ऐसे डिवाइड कर देते हैं भाग छोटे छोटे टुकड़ों में, और क्रमिक रूप से एक के बाद एक के बाद ऐसे ऐसे करके इसमें अधिक श्रम की ज़रूरत होती है, यानी श्रमिकों की ज़रूरत होती है, और ये समतल खेती मतलब समतल भूमि पर किया जाता है और अधिकतर फसलों में किया जाता है। और इसमें ये जब निराई गुड़ाई जब हम करते हैं, निराई गुड़ाई का मतलब तो समझते ही हैं कि खरपतवार प्रबंधन करते हैं यांत्रिक विधि से, तब इसकी बॉर्डर जो होती है इसको बढ़िया से हम मरम्मत कर लेते हैं, क्योंकि हमें बाद में इरिगेशन यानी कि सिंचाई भी तो करनी है ना। अब है स्प्रिंकल सिंचाई को लिखिए। स्प्रिंकल सिंचाई, यहाँ पे लिखा है कि सिंचाई की परिभाषा, सिंचाई एक प्रणाली है जिसमें फसल के लिए नियत अंतराल पर पौधे को कृत्रिम विधि से नियंत्रित पानी की आपूर्ति की जा सके। वही कि सिंचाई एक प्रणाली है जिसमें फसल के नियत अंतराल पे, यानी एक अंतराल हो, यानी कि अंतराल में हम बोल सकते हैं कि 10 से 15 दिन का अंतराल हो, यानी डे, एक डे हो, मतलब नियत अंतराल पर उस कृत्रिम रूप से मतलब विधि से हम पानी दे सके, वही सिंचाई कहा जाता है। ठीक है, अब है फव्वार सिंचाई यानी स्प्रिंकल। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में कि यही फव्वार सिंचाई, यानी ऐसे 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 ये ऐसे ऐसे होता रहता है, ठीक है, वर्षा की तरह। ठीक है, अब है फव्वार द्वारा सिंचाई एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है, और यह पानी भूमि की सतह पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है। कृत्रिम यानी को इसको गिराया जा रहा है, वैसे बनाया गया है, ये खुद नहीं गिर रहा है वर्षा की तरह, इसे हम गिरा रहे हैं। ठीक है, अब वही कहा गया कि फव्वारा सिंचाई एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पानी को हवा के छिड़काव किया जाता है, हवा में छिड़काव किया जाता है। ठीक है, और यह पानी भूमि की सतह पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है। तो आप पिक्चर यहाँ पे देख ही रहे हो कि ऐसे ही होते हैं। अब
है ड्रिप सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन, यह सिंचाई विधि विज्ञान की यांत्रिक विधि का नमूना है। इसमें पानी को स्प्रिंकल विधि से भी बेहतर उपयोग किया जाता है ताकि पौधे को बूंद बूंद सिंचाई की जा सके, ठीक है। और यह सामान्यतः विधि उद्यानिक फल, सब्जी एवं औषधि फसल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें पानी की धातु की नली के द्वारा पहुंचाता है। जहां जहां पौधे की जड़ होती है वहां वहां नाली के छिद्रों होते हैं जिनमें पानी बूंद टपकती आवश्यकता अनुसार पानी का बहाव होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे ये रहता है, ठीक है, ऐसे 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 ये से ऐसे, और यहाँ पे बूंद 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 करके ना मतलब पौधे की सिंचाई होती है, पौधे की सिंचाई होती है। तो ये कह रहा है कि स्प्रिंकल सिंचाई में भी मतलब वर्षा के द्वारा जब होते तो पानी की कुछ मतलब बर्बादी हो जाती है, पर ड्रिप सिंचाई ये पौधे की जड़, यहाँ पे आप देख रहे हो कि फलदार पौधे ये पौधे की जड़ में ही डायरेक्ट गिर रहे हैं, तो इसमें पानी की थोड़ी भी बर्बादी नहीं होती है, इसलिए सबसे ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा होता है, मतलब अच्छी होती है क्योंकि इसमें पानी की बर्बादी नहीं होती है। और ये ड्रिप इरिगेशन कहाँ, इजराइल से लाई गई है, और ये भारत में सबसे ज़्यादा मध्य बम्बई यानी कि मुंबई में सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिंचाई की। और यही देखिए ड्रिप सिंचाई, यहाँ पे क्या है, ये पौधे कि ऐसे पौधे हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे पौधे हैं तो जहाँ पे जड़ है उसकी वहाँ पे ऐसे ऐसे करके गिर रहे हैं उसकी पौध वाटर। अब है निम्नलिखित तो फसलों की जल की आवश्यकता को लिखे। तो धान के लिए कितने जल की आवश्यकता है, तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि फसल यानी धान के लिए 200 से 300 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। फिर ज्वार के लिए होती है 50। फिर होता है बाजरा के लिए होता है 50। फिर मक्का के लिए हो रहा है ना 62। मूंगफली के लिए हो रहा है 50, और गेहूं के लिए भी 28 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मुंडवा के लिए होनी चाहिए 31। यानी कि हम बोले तो सबसे ज़्यादा धान को चाहिए 200 से 300, ठीक है, और सबसे कम गेहूं को चाहिए 20 यानी 28 सेंटीमीटर। और धान को कहाँ, गेहूं को मतलब 28 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है, और धान को 200 से 300 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। एंड थैंक यू। तो मैंने इतना ही किया था क्योंकि बहुत टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, पर एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं ना, और बहुत सारी बात बुक में बहुत सारे बचे हुए हैं, तो इसलिए मॉडल सेट भी तो कंप्लीट करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करनी है, और अभी बहुत बचे हैं, इसलिए मैंने थोड़े कम ही क्वेश्चन लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हो, और बाकी आप खुद भी पढ़िएगा। और मॉडल सेट में जो क्वेश्चन आएंगे उसका भी तो आंसर मिल ही जाएगा बाद में, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए।